जय हिंद। वेलकम टू बोकारो डिफेंस एकेडमी। आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 1 कंप्लीट किए थे, कंपनी रूल। उसमें हम लोग अच्छे से समझे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडिया में वो कब आता है और इंडिया में ट्रेड करने वाला कंपनी रूल कैसे करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग जाने थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेयर कैसे होता है। तो पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है इंडिया में, जिसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसके बाद इसमें एक और प्रावधान था, हर 20 साल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को और नया रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। इसमें नेक्स्ट 20 साल बाद कब आएगा? 1793 में, जिसका बस नाम बदलकर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद आएगा 1813 में, उसके बाद 1833 में, 1853 में, इसके बाद हो जाता है रिवोल्ट। और इससे पहले भी 1773 में 3 एक्ट आता है। उसके बाद छोटा छोटा सा आता है जिसको बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट 1781, एक आता है छोटा सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक एक्ट ऑफ 1786। ये 3 गो आता है चार्टर एक्ट 1793 के पहले और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 3 एक्ट आता है। उसके बाद ये हर 20 साल पे रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल बाद आएगा ये चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। 53 के बाद क्या होता है? रिवोल्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपोई मुटनी भी बोलते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, ये रिवोल्ट का सारा कारण बना देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है कि अब इंडिया में डायरेक्ट रूल चलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा इंडियंस के लिए। और इंडियंस को प्रॉमिस क्या किया जाता है कि आपके लिए हम गुड गवर्नमेंट बना के देंगे। इंडियंस भी खुश कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म हो गया, अब हमको डायरेक्ट रूल करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट और हमारे लिए एक अच्छा सरकार बना के देगा, अच्छा सिस्टम बना कर देगा। और उसके लिए नेक्स्ट ईयर आता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स कि इंडिया के लिए अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम लाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस पेपर पे ही रह जाता है, कुछ अच्छा होने वाला है। जो पहले चल रहा था वही होता है। पहले रूल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब रूल करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा इसमें क्या चेंज होता है, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी बदल कर क्या कर दिया जाएगा, वाइसरॉय। तो दूसरा क्या चेंज किया जाता है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, तो वाइसरॉय। नेक्स्ट क्या चेंजेस होता है इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम बताए थे कि एक बॉडी बना था जिसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि लंदन से ऑपरेट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और एक और बताए थे पिट्स इंडिया के तहत बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि उस समय पिट्स इंडिया एक्ट में बताए थे आपको कि डिवाइड कर दिया जाता है काम को। एक को दिया जाता है पॉलिटिकल वर्क्स, एक को दिया जाता है कमर्शियल काम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को काम दिया जाता है कॉमर्शियल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम रहता है पॉलिटिकल। ये यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबॉलिश्ड, और एक नया बॉडी बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नया बॉडी का क्या नाम होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको बोलते हैं SOS फॉर इंडिया। और इसको असिस्ट करने के लिए एडवाइजरी बॉडी बनाया जाता है 15 मेंबर्स का, 15 मेंबर्स का, जिसको बोलते हैं 15 मेंबर्स काउंसिल, जिसका काम क्या है, टू असिस्ट SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ये 15 मेंबर असिस्ट करेगा। और ये 15 मेंबर काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, तो खुद SOS होगा।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। तो इसका चेयरमैन कौन होगा? तो SOS। और ये SOS रहता कहाँ है? तो ये खुद एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है और ये लंदन में रहता है। और ये 15 मेंबर्स काउंसिल भी कहाँ रहेगा? तो लंदन में। ये लंदन से ही ऑपरेट करेगा और जो भी सवाल जवाब है डायरेक्ट पूछेगा वाइसरॉय से। और दूसरा सवाल कि वाइसरॉय और SOS में सीनियर कौन है? तो ये सीनियर है SOS, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये वाइसरॉय से सीनियर है और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और सारा का ये इंडिया के बारे में सारा चीज़ रिपोर्ट करेगा कौन? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसके बाद आता है नेक्स्ट, यहां पहले देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद आता है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए अभी तक जब रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ब्रिटिश को इतना समझ में आ गया था कि अगर इंडिया में राज करना है तो विदाउट कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव हम इंडिया में राज नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया कि अब इंडियंस को अपना लॉ मेकिंग में अलाउ करना शुरू करेगा। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। यह हिस्टोरिकल लैंडमार्क ये है कि पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग में अलाउ किया जाता है। भले ही वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहता है, उसके पास कोई भी पावर नहीं रहता है, लेकिन पहली बार इंडियंस को अलाउ किया जाता है। इसीलिए ये हमारा हिस्टोरिकल लैंडमार्क हो जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और वैसे 3 आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके बाद आएगा 1892 और फिर आएगा 1909। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1861 इसलिए हिस्टोरिकल हो जाता है क्योंकि पहली बार इंडियंस को अलाउ किया जाता है इसी के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इसमें क्या किया जाता है कि वाइसरॉय के पास एक पावर दिया जाता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्या पावर दिया जाता है? तो वाइसरॉय को दिया जाता है, वाइसरॉय शुड nominate some Indians as a non-official of his legislative council। और क्या होता है नेक्स्ट ईयर ही 1892 में 1862 में वाइसरॉय जो रहता है उस समय पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग रहता है। वो 3 इंडियंस को नॉमिनेट करता है और तीनों इंडियंस उस समय का सबसे चाटुकार इंडियंस रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मतलब ब्रिटिश वाइसरॉय का चाटता है, इसीलिए उसको पहली बार 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है वो वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो तीनों का नाम क्या रहता है? 1862 में वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 Indians as a non-official member in his council। और तीनों पर रहते कौन है? तो पहला रहता है राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा सर दिनकर राव। भले ही ये तीनों चाटुकार है ब्रिटिश का, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री का हिस्टोरिकल इसलिए हो जा रहा है कि पहली बार इंडियंस को अलाउ तो किया गया, अब इंडियंस लोग देखेगा समझेगा कि कैसे कानून बन रहा है इंडिया का, कैसे रूल्स बन रहा है इंडियंस के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात कि हम लोग देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि हर बार पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा था।
हर बार पावर को सेंट्रलाइज किया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिया जा रहा था, और ये सबसे ज़्यादा हो जाता है 1833 में, कंप्लीट सेंट्रलाइज कर दिया जाता है पावर को। उसमें बंगाल और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का तो लेजिस्लेटिव पावर को ही खत्म कर दिया जाता है। अब क्या करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत डिसेंट्रलाइज करना शुरू करेगा पावर को। तो क्या करेगा? डिसेंट्रलाइज करेगा। कैसे? तो टू रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। मीन्स कि जो 1833 में सेंट्रलाइज किया जा रहा था पावर को, उस समय बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का लेजिस्लेटिव पावर भी छीन लिया जाता है। अब वो 1861 में लौटा दिया गया बॉम्बे। और यहाँ नहीं, इसके बाद क्या किया जाता है, और भी न्यू प्रेसिडेंसी बनाया जाता है। तो इट एस्टेब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सा? तो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा बनता है? तो पहला बनता है बंगाल का, ये बनता है 1862 में। दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ये बनता है 1886 में। और नेक्स्ट बनता है आपका पंजाब में। मीन्स कि 3 नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है, एक आपका बंगाल में, दूसरा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, और तीसरा पंजाब में 1897 में। इसके बाद क्या किया जाता है, ये तो 3 आपका बन गया क्या, प्रेसिडेंसी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज लाया जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे आज भी है, जैसे होम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब काम बांटा हुआ है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉन्च किया जाता है इसी में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही। पोर्टफोलियो सिस्टम। और एक और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइसरॉय के पास एक पावर दिया जाता है, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, वाइसरॉय ऑर्डिनेंस पावर इशू कर सकता है। और कितने मंथ के लिए? तो 6 मंथ के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है इमरजेंसी केस में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मेनली इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सीट को इंक्रीज कर दिया जाता है। इट इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन, कहा? तो सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल, इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन बट मेंटेन
द ऑफिशियल्स मेजॉरिटी इन देम। भले ही सीट बढ़ा दिया गया है इंडियंस का, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, लेकिन अभी भी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर्स का ज़्यादा रहेगा सीट, मतलब मेजोरिटी में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन को भी बढ़ाया जाता है, तो इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड gave the power of discussing on the budget। मतलब अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स अब बजट पे डिस्कशन भी करेगा। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उसके पास अब क्या पावर दिया जाता है कि अब वो डिस्कशन भी कर सकता है, इससे पहले डिस्कशन करने का पावर नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है वो नॉमिनेट कौन करेगा, वाइसरॉय। लेकिन अब क्या है ना कि वो नॉमिनेटेड खुद से नहीं करेगा, अब वो करेगा रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कहने पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो नॉमिनेट करेगा मेंबर्स का। मतलब फिर से सुनिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेगा वाइसरॉय, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे ही अब वो नॉमिनेट करेगा। मींस कि यहाँ पे इंडिया में पहली बार अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का जन्म हो गया। और कब हुआ ये, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का जन्म हो रहा है। इसको डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, नॉमिनेटेड किया जा रहा है ना किसी के रिकमेंडेशन पे, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का जन्म होता है इंडिया में। उसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चुना जाएगा गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिकमेंडेड कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चेंबर्स, ये सब के रिकमेंडेशन पे ही इसको गवर्नर चुनेगा। मींस क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्शन का जन्म हो रहा है और ये फर्स्ट स्टेप है, प्रिंसिपल ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ से चालू हो जाता है। पहला स्टेप है इलेक्शन का, यहां तक देख लीजिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स क्यों, तो मॉर्ली जो रहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है उस समय, और मिंटो वाइसरॉय रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें भी द नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। मतलब मॉडली इंडियन काउंसिल एक्ट में भी वही किया जाता है कि मेंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट को बढ़ा दिया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से लेकर 60 को कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल्स मेंबर्स का सीट मेजोरिटी में रहेगा, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजोरिटी में। जब ये स्टार्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, तो आप देखे थे कि केवल नॉमिनेट किया गया था 3 मेंबर को। अब क्या हो गया है कि मेजोरिटी में आ चुका है लोग, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका डिमांड उसका बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर गिवन द राइट टू डिस्कस ऑन एनी मैटर। मतलब अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास और पावर क्या बढ़ा दिया गया, अब किसी भी मैटर पे वो डिस्कशन कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव। क्या, द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। मतलब अब इंडियंस का
अब एसोसिएशन मतलब क्या किया जाएगा इसमें, द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। मतलब अभी तक क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह मिला था एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, अब क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को बुलाया जाएगा। और पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको मेंबर बनाया जाता है। और वो क्या उनको क्या बनाया जाता है, ही वॉज द अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। लॉ मेंबर, पहला लॉ मेंबर बनाया जाता है किसको, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ये सवाल पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक चीज और, रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स को एक चीज और समझ में आया था कि अगर इंडिया में सब लोग यूनाइट हो जाएगा तो वो राज नहीं कर पाएगा। और उस समय क्या हो रहा था कि वो फूट नीति डालना स्टार्ट कर देगा, डिवाइड एंड रूल। और 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका है, तब जाके ये क्या करेगा 1909 में कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट भी चालू कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है तो ध्यान दीजिए। जैसे एक प्लेस है, कोई गांव है, उसमें ये मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, और हिंदू है, हिंदू है, मुस्लिम है। इसका क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टेड, मतलब यहां से मेजोरिटी में मुस्लिम है तो यहां से जो इलेक्ट करेगा वो जो वोट, सेपरेट इलेक्ट मतलब जो यहाँ का नेता होगा वो भी मुस्लिम होगा, और यहाँ से जो चुनेगा वो भी मुस्लिम होगा, मेंबर्स भी मुस्लिम और चुनने वाला भी मुस्लिम। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि पूरा देश के लिए सबसे खतरनाक चीज था उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से भी जाना जाता है। मॉर्ली था उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो था वाइसरॉय। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में सीट को बढ़ा दिया जाता है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से बढ़ाकर 60 को सीट कर दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अब क्या है, पहले तो दोनों में ऑफिशियल मेंबर्स ही मेजोरिटी में रहता था। पहली बार क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स ही मेजोरिटी में रहेगा, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब आ गया मेजोरिटी में। ये चेंजेस था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वे आर गिवन इन द राइट टू डिस्कशन ऑन एनी मैटर्स। मतलब पहले जो इसको पावर दिया गया था इससे पहले कि केवल बजट पे डिस्कशन कर सकता है, अब इसके पास पावर क्या आ गया कि किसी भी मैटर पे वो डिस्कशन कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। अभी तक क्या हो रहा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या, अभी तक क्या हो रहा था कि केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही जगह मिल रहा था इंडियंस का। पहली बार आपको अब कहाँ मिल गया जगह, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था। और पहला व्यक्ति होगा जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन करता है वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है वो, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और एज अ लॉ मेंबर कैसे उनको क्या बनाया जाता है, तो लॉ मेंबर बनाया जाता है। और एक चीज़ और, जब रिवोल्ट हुआ था तो ब्रिटिशर्स को उसमें एक चीज़ और समझ में आ गया था कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो जाएगा तो वो कभी इंडिया में राज नहीं कर पाएगा। और 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके तहत अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अब डिवाइड करना शुरू करेगा इंडियंस को। कैसे, तो ये लाएगा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। पहली बार इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आता है जिसमें कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। वो कौन लेकर आता है, तो मिंटो लेकर आता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। ये होता क्या है तो समझिए यहाँ ध्यान से। जैसे कोई एक एरिया है, यहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम है,
मेजोरिटी में मुस्लिम है यहाँ पर और कुछ हिंदू है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में वो मुस्लिम ही खड़ा होगा, और जो ये जो वोट देगा इसको, वो सारा का वोट मुस्लिम ही दे सकता है। हिंदू के पास वोट देने का भी राइट नहीं है। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये क्या है ना कि पूरा हमारा सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है हिंदू और मुस्लिम में, इसीलिए ये खतरनाक हो जाता है। उस समय देश के लिए सबसे खतरनाक स्टेप लिया गया था कम्युनल इलेक्टोरेट। और इसको फादर कौन है कम्युनल इलेक्टोरेट का? तो लॉर्ड मिंटो, यही है फादर आपका कम्युनल इलेक्टोरेट का। नेक्स्ट यहां तक देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 में आते हैं तो देखते हैं कि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से लेकर 1918 तक। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश जो है पहली बार इंडिया में बोलता है कि ग्रेजुअल हम गवर्नमेंट सिस्टम लाएंगे, मतलब ग्रेजुअली हम लोग इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। और उसका शुरुआत होता है कब? 1919 में। तो इसमें पहला एक चीज़ और, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलने का कारण क्या है? तो उस समय मॉन्टेगू रहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दूसरा चेम्सफोर्ड कौन रहता है? चेम्सफोर्ड रहता है वाइसरॉय। और 1919 में पहली बार लिस्ट को डिवाइड किया गया था। एक को बनाया गया था सेंट्रल लिस्ट, एक को बनाया गया था प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट में सारा का एरिया दायरा दिया हुआ था किसमें किसका पावर है। वो यहाँ पे आज भी हम लोग के पास क्या है कि एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंक्रीट लिस्ट, और जो ये तीनों में नहीं आता उसको बोलते हैं रेसिडुअल लिस्ट। उस समय भी बनाया गया था सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। और प्रोविंशियल लिस्ट में भी दो डिवाइड कर दिया गया था, एक को ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक को रिजर्व सब्जेक्ट के तहत। उसी को बोला जाता है डायरची। और एक और इस पे पॉइंट क्या ऐड किया गया था? बाइकैमरलिज्म। जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था सेम एज इट इज इंडिया में बनाया जा रहा है। मतलब इंडिया में संविधान बनना स्टार्ट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हो गया है 1919 के तहत ही, क्योंकि इस समय पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहा है इंडिया में। तो बाइकैमरलिज्म बनाया गया। और बाइकैमरलिज्म मीन्स मतलब इंडिया में दो हाउसेस बनाया गया, एक को बोला गया अपर हाउस, एक को बोला गया लोअर हाउस। और आज भी इंडिया का पार्लियामेंट कैसा है? दो हाउस है, बाइकैमरलिज्म है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, और अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और ब्रिटिश जो बनाया था 1919 में वो क्या था? अपर हाउस को वो बोलता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस को बोलता था लेजिस्लेटिव असेंबली। और दोनों हाउस का मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आया था। इसीलिए दोनों हाउस का मेंबर्स के यहाँ पे क्या लिखा गया कि इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के कब आया? तो 1919 के तहत ही आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है कि पहली बार वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस ज्वाइन करने वाला था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब क्या है कि 6 में से 3 मेंबर्स इंडियंस हैं। 3 of the 6 members of the वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियंस। मतलब 6 मेंबर जो होता है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब उसमें से 3 मेंबर्स तो खुद इंडियंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में लाया था कौन? तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, अब उसको और बढ़ा दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को किस में बढ़ा दिया गया? तो अब सिख को दे दिया गया, क्रिश्चियन को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया, और यूरोपियंस को भी दे दिया गया था। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका किसका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। यहां तक देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट आता है, जो कि 321 सेक्शन इसमें रहता है और 10 गो शेड्यूल रहता है। और हमारा संविधान जो बना है इसी से 70% कॉपी पेस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 70% कॉपी पेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। दूसरी बात कि इसको नेहरू जी क्या डिस्क्राइब करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, कि ये है अ न्यू चैप्टर ऑफ बॉन्डेज। मतलब गुलामी का नया अध्याय शुरू किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ बोलते हैं ये? तो फिरोजपुर सेशन 1936 में बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहले ये देख लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या होता है कि 20 फरवरी को 1947 को ब्रिटिश का पीएम क्लेमेंट एटली डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया को हम आजाद कर रहे हैं, और वो डेट होगा 30 जून 1948। मीन्स कि इंडिया को आजाद करने वाला है ब्रिटिश कब, तो 30 जून 1948 को भारत को आज़ादी मिलने वाला है। जैसे ही ये बात सुनता है इंडिया में मुस्लिम लीग, वो अब पूरा मांग करेगा पार्टीशन का, और पूरा देश में क्या करेगा, राइट फैला देगा, क्योंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा पाकिस्तान का मांग का, इसलिए जोर से पूरा देश भर में दंगा फैला देता है, जिसके कारण ब्रिटिश को फिर से क्लियर करना पड़ता है। 3 जून को आता है, 3 जून 1947 को, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। इसमें क्या बोलता है, ब्रिटिश क्लियर कर देता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा है इंडिया के द्वारा जो बनाया गया है, वो विलिंगली, मतलब जिसको एक्सेप्टेंस नहीं है, वो उसको जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में रहेगा। अब 2 देश बनेगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, मतलब पार्टीशन का मांग इसमें पूरा कर दिया गया था। जो मुस्लिम लीग का मांग था पार्टीशन का, नया कंट्री पाकिस्तान का, वो माउंट बेटन प्लान में कर दिया जाता है, और इसको मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करता है और कांग्रेस पार्टी भी एक्सेप्ट करता है। रीजन क्या रहता है कि पूरा देश में दंगा फैला हुआ रहता है हिंदू और मुस्लिम का बीच का, और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता अब कि रोका जा सके। इसीलिए लास्ट में कांग्रेस पार्टी को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है एक नया देश का, जिसका नाम होगा पाकिस्तान, मतलब पार्टीशन देश का होना तय हो गया था। और इसमें 2 देश बनता है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसमें बन गया। उसके बाद हमारा जो संविधान बनेगा, इंडिया का अलग बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और पाकिस्तान का अलग बनेगा। और इसमें एक और चीज ऐड कर दिया जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। तो ये पूरा कहानी था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।